बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त हमारी टीम आपके साथ, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों और सुंदस जमील के साथ इस दुआ के साथ कि आप खैर आफियत से होंगे, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और ख़वातीन और हज़रात, बहार के मौसम की अब आमद है। गो के शाम के वक्त हल्का सा मुझे ऐसे लगता है कि अभी सर्दी की लहर तो नहीं बट हल्का सा चिली होता है मौसम, लेकिन दोपहर सुबह के वक्त आप देख लें और दोपहर के वक्त बिलखसूस वो फीलिंग आपको धूप की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू हो गई है कि अब बहार के मौसम की तरफ हम बढ़ चुके हैं। और बहार का मौसम बिलखसूस पाकिस्तान, और पाकिस्तान में फिर अगर हम लाहौर की बात करें तो अपने अंदाज से मनाया जाता है। बहुत फेस्टिवल्स का इनकाद किया जाता है, फूलों के फेस्टिवल्स, फ्लावर फेस्टिवल्स होते हैं, लिटरेरी फेस्टिवल्स होते हैं। जैसे कि लाहौर में इस वक्त अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में, और ये मैं इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ अगर आप लाहौर में मौजूद हैं या लाहौर के आसपास इलाकों में मौजूद हैं, तो फैज़ अहमद फैज़ फेस्टिवल जो है, फैज़ फेस्टिवल का इनकाद किया गया है और ये आज इसका दूसरा रोज़ है। मैं बल्कि ऑफ़िस, घर से ऑफ़िस आ रही थी तो मैं उसी रूट से आई तो बड़ा एक खूबसूरत समा था, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स भी आए हुए थे। और जब से सबसे जो उम्दा बात थी वो ये थी कि एक ऐसा फैमिली माहौल था कि पूरी फैमिलीज़ आ रही थी और एंट्री कर रही थी एंड इट लुक्ड वेरी नाइस। और पाकिस्तान में बिलखसूस हम लोग इस मौके की तलाश में होते हैं कि फ़ेस्टिवल्स का इत्तमाम किया जाए, इनकाद किया जाए। तो जितना हो सके आप ज़रूर फैज़ अहमद फैज़ साहब को खराज तहसीन पेश करने के लिए, ये जो फैज़ फेस्टिवल है जो होता तो पाकिस्तान में लाहौर में है, लेकिन पूरी दुनिया से लोग इसको अटेंड करने के लिए, इसमें शिरकत के लिए आते हैं। और आप हम जब बात फैज़ अहमद फैज़ साहब की करते हैं तो ख़वातीन और हज़रात, फैज़ साहब अदब और शायरी का एक ऐसा मुनफरिद और एक ऐसा मोतबर नाम कि फैज़ साहब की शायरी एक ऐसे बामानी अंदाज से पेश की गई कि जिसको समझ के, सुन के, पढ़ के आपका शऊर बेदार होता है। फैज़ साहब की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से हम बात करें या उनकी शायरी और उनके कलाम के हवाले से गुफ्तगू करें तो हम इंसाफ नहीं कर सकते। प्रोग्राम के सेकंड हाफ में उनकी ज़िंदगी और बहुत सारी उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ कुछ मोअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे। आपका साथ कमेंट्स के ज़रिए रहेगा। सादिया अरशद साहिबा मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। आप थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है फैज़ अहमद फैज़ साहब को खराज तहसीन पेश करते हुए, उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की, लेकिन सबसे बढ़कर खूबसूरत शख्सियत की मालिक हैं। और अल्लाह ताला ने सायरा ताहिर को एक ऐसी अच्छी आवाज़ से नवाजा है, लेकिन अब तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के म्यूज़िक डिपार्टमेंट की हेड हैं। अगर मैं गलत हुई तो ये इस्लाह कर देंगी। हमारे साथ मौजूद है सायरा ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह कि इतने अच्छे ट्रिब्यूट्स पे आप मुझे याद करते हैं और मैं अपने घर आ जाती हूँ। थैंक यू सो मच। मैंने इस्लाह अगर करनी हो, आप गवर्नमेंट कॉलेज आपने बिल्कुल ठीक कहा जो कहा। पास हो गई हूँ मैडम, चलेगा। ख़वातीन हज़रात, फैज़ साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए जितने भी आज कलाम होंगे, लाइव सिंगिंग होगी और फैज़ साहब के ही कलाम पेश किए जाएंगे सायरा अपने ख़ास अंदाज से। किचन सेगमेंट में शेफ़ माजिबीन मौजूद है, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सुंदस? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। यू लुक लवली माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मैंने कहा बाहर की आमद है तो मैं क्यों पीछे रहूं? बिल्कुल सही, और बहुत खूबसूरत रंग आप पे ये लग रहा है। अच्छा जी, क्या बनने वाला जल्दी से आज हम जो 3 डिशेस बनाएंगे, जो ड्रिंक बनाएंगे, ऑरेंजेस अब जाने वाले हैं तो मैंने कहा उनको पकड़ लेते हैं। पाइनएप्पल और ऑरेंज का हम लेमनेड बनाएंगे। ठीक है। उसके अलावा हम दही बड़े बनाएंगे, थोड़े डिफरेंट स्टाइल के होंगे, दही फुल्की टाइप। ओके। और जो थर्ड हमारी डिश है वो तवा चिकन बोटी तवे के ऊपर और क्विक रेसिपी। वेरी गुड, आप बनाना शुरू करें। थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी। ख़वातीन हज़रात, 042992000628 हमारा नंबर है जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। और सादिया अरशद साहिबा फ़ोन पकड़ने वाली हैं थोड़ी देर में। जी पकड़ लिया। पकड़ लिया है। और फी कॉलर एक सवाल लिया जाएगा। प्लीज़ मुझे इमोशनल मत कीजिएगा क्योंकि फिर मसला हो जाता है। 042992000628 हमारा नंबर है। कॉलर जैसे ही हुए तैयार आप मुझे बताइएगा। सायरा, आपका स्टार क्या है ये बताएं? कैंसर। कैंसर। सादिया? सबसे पहली बात तो कैंसरियंस के बारे में, शख्सियत बड़ी अच्छी होती है, बड़े सेंसिटिव होते हैं। ठीक है। वेरी सेंसिटिव, इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। और समहाउ इसको मैं कहती थी, वैसे तो इसको हम कहते हैं बड़े इमोशनल सेंसिटिव, लेकिन मदरली नेचर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इनके अंदर ना होता है कि हर एक की बढ़ चढ़ के
मदद करना, ममता का एहसास। ममता का एहसास ओके, होता है। ठीक। तो वो चाहे, इसलिए मैंने कहा मेल हो या फीमेल हो डजंट मैटर, लेकिन हर एक के लिए आगे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। हर एक हर वक्त रेडी टू सर्व, जिसको हम बिल्कुल कहते हैं रेडी टू सर्व। और पढ़ने वाले हो या पढ़ाने वाले हो, इनकी ना एक इंट्यूटिव, जिसको इंट्यूशन बड़ी अच्छी होती है हमेशा। वाटर साइन है ना, तो पानी के बहाव की तरह, इसलिए तो मैंने कहा ना इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं। वेरी गुड, वेरी और गुड। बात बाद में और आंसू पहले। ऐसे ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे इस पे ही। क्वेश्चन मार्क डालते हुए जरा बुशरा से बात करते हैं। इस्लामाबाद से कॉल करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुंदर साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आपकी दुआएं। इस्लामाबाद का मौसम कैसा है ये बताइए पहले। मौसम दिन को गर्मी होती है, रात को सर्दी होती है, है। बस सही है थोड़ा। है ना, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और दामने को और पीर सहावा ठीक हैं? जी जी। सादिया अरशद कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। सादिया से बात कीजिएगा। सादिया बिल्कुल ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। जी सवाल कीजिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। अच्छा, मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 1997। ओके, भाई का नाम बताइए। तैमूर। तैमूर, क्या पूछना चाहेंगी? जी, उसके ऊपर जो है ना बहुत मुश्किलें, टेंशन हैं, परेशानियां हैं, वो अभी भी बहुत बड़ी जो है ना मुश्किल में। मैं पूछना चाहती हूँ कि उसकी मुश्किलें कब हल होंगी, कब आसानियाँ आएंगी। ओके, आपकी इजाजत से, मुश्किलात की नौयत क्या है? कारोबारी है, कोई अल्लाह ना करे जाती है, क्या है? वो बस किसी केस में आ गया तो उसके बारे में पूछना चाहती हूँ। सादिया, आप कुछ करना चाहिए? मुझे समझ नहीं आई इनका आखिरी जो उन्होंने बात की है। कोई केस में आ गया, किसी केस। अच्छा। आपने कुछ पूछना तो नहीं है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो जो जिस केस में भी आए हैं, वो उसके किसी दोस्त की वजह से है, किसी जानने वाले की वजह से, किसी दोस्ती में है वो? जी, वो अपने कजन की वजह से आ गया है। कजन? कजन? कजन, हाँ ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। लाइव जवाब सुनिएगा। थैंक यू। कजन तो फिर आपके भी हुए ऑब्वियसली। जी हाँ अच्छा, देखिए इस बच्चे का जो भी है ना, इसको हम कहते हैं सैटर्न कीतु की वजह से होता है। और ये हमेशा वही ना, किसी की मदद करते करते खुद फंस जाना, ठीक है। तो इसके साथ भी यही हुआ है। और अभी तो फिलहाल ये बच्चा ट्रबल में है, ठीक है। और अभी मैं ये नहीं कह रही कि बहुत आसानी से ये कोई मसले मसाइल हल होंगे। वो कभी कभी होता है ना, इंसान खुद अपने आप को मुश्किल में डाल लेता है, और हुआ इसके साथ ही। और ये अभी से नहीं हुआ है, ये एक लंबा सिलसिला चल रहा था। तकरीबन इसको 2 साल हो गए हैं। पता अब चला है, और पता भी इनको तकरीबन अक्टूबर नवंबर से लास्ट ईयर के पता चल चुका हुआ है। इस वक्त शदीद ट्रबल है। किसी भी तरह से अगर अप्रैल में गुजरता है तो आसानी आ जाएगी, लेकिन फिलहाल ये मुझे बच्चा मुश्किल में लग रहा अल्लाह है। खैर, अल्लाह कि अल्लाह ताला आसानी करे। और जिस वक्त भी मुश्किल हो ना, तो कभी कभी कहते हैं ना, आप बस फिर अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन अच्छा कर लें। हम लोग क्या करते हैं कि हम बंदे पे तवक्कल ज़्यादा, अल्लाह पे तवक्कल कम रखते हैं। और जब हम अल्लाह से तवक्कल या अल्लाह से कनेक्टिविटी अच्छी करते हैं ना, तो हमारे बड़े मसाइल का हल निकलता है। और जब भी कोई इस तरह का मसला आए, एक तो हम लोग कहते हैं आयत करीमा जरा उसका विर्द जो है वो जरा कर लिया करें। और जब भी आप कोई दुआ मांगे, कुछ भी करें, तो अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ। बिल्कुल ठीक। क्योंकि दुरूद शरीफ ऐसी चीज़ है जो कि अल्लाह ताला डायरेक्ट जो है ना, वो तो कनेक्शन कबूल करता ही वो तो करता फिर है। वो कनेक्शन ही, तो वो ये तो चीज़ कुछ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, कौन है, कहाँ से? आतिफ भाई हैं फतेहगढ़ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओके, कॉल ड्रॉप होगी, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, मैं प्रोग्राम के इंट्रो में तारुफ इस साइड पे कराना, देखे मैं भूल गई, माई मिस्टेक। आज सुबह मैंने बादाम नहीं खाए, आज मैं जल्दी उठी तो बादाम खाना भूल गई। सायरा ताहिर के ही ऑर्केस्ट्रा के मेंबर्स हैं। सायरा, मुझे प्लीज़ ज़रा नाम बता दीजिएगा। कीबोर्ड पे हैं सर अरशद खोखर साहब, अस्सलाम वालेकुम। ओके। और तबले पे हैं अमानत अली, ओके, अस्सलाम वालेकुम। और ढोलक पे हैं जुनैर जट। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम। आप तीनों को भी वेलकम है प्रोग्राम में। अभी लाइव सिंगिंग में इंशाल्लाह आप देखिएगा, लाइव ऑर्केस्ट्रा का भी। अच्छा जी सादिया, और 042992000628 है हमारा नंबर। कॉलर, आई एम सो सॉरी, ड्रॉप हो गए, दोबारा कॉल कीजिएगा। एक इंफॉर्मेशन सबके लिए है, क्योंकि जब जैसे ही मार्च का एंड और अप्रैल स्टार्ट होगा, बहुत से प्लैनेट्स हैं जिसको हम कहते हैं कि वो इकट्ठे होने जा रहे हैं, जो कि एक मेजर, इसको हम कहते हैं सबके लिए ही चेंज आ रहा है। और ये अभी जितना ये फरवरी से मार्च तक का टाइम आएगा ना, इसमें सब केयरफुल रहे। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इसको। मैं सॉरी बात कर, क्योंकि अरीबा अटक से पे कॉल ड्रॉप हो जाएगी तो मुझे डांट पैनल से पड़नी है। अस्सलाम वालेकुम अरीबा। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी ठीक, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। अच्छा जी, बताएं किसके बारे में पूछना है? मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है। जी, सौ बिस्मिल्लाह। भाई का नाम बताइए। भाई का नाम साद हसन। सॉरी,
साद हसन। ओके 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 जी, डेट ऑफ बर्थ हो ये बताइए। डेट ऑफ बर्थ 22 मई 22 मई 2002। 2002। अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगी? मैंने ये पूछना है कि हमारे भाई का काम ना यहाँ पर ये शुरू होगा या वो बाहर जाएंगे ना, और उनकी शादी हमारी पसंद की मर्जी से होगी या उनकी पसंद की मर्जी से? ओके, बाहर कब जाएंगे और शादी आपकी कब पसंद? होगी? हम बात कर लेते हैं आपकी पसंद की भाभी ले आते हैं, कि ये कोई मसला है भाई, ये कोई टेंशन ही नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। शादी तो भाई ने अपनी पसंद की करनी है, ठीक है। और होगी भी या तो उस बच्ची का कोई ताल्लुक बाहर से होगा, ठीक है, या वो दूसरे शहर से भी होता है, दूसरे मुल्क से भी होता है। और बाहर जाने से तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी इनका कोई कनेक्शन, कोई चीज़ बाहर से। अब देखिए, इसमें ना दो चीज़ें आती हैं, या तो अपने ही मुल्क में रहते हुए इसको हम कहते हैं कि जॉब, कोई ताल्लुक, कोई मामला बाहर से होता है। आजकल तो दौर ही इंटरनेट का है, तो इस टाइप का कोई मामला होता है। समटाइम्स कोई जॉब, कोई मामला ऐसा मिल जाता है, लेकिन इनका ट्रेवल जो है वो बाहर से रिलेटेड आएगा ज़रूर। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह ऑलरेडी ये बच्चा बाहर है, कोई काम ऐसा कर रहा है, कुछ इसका सिलसिला ऑलरेडी ऐसा है, और ये मुझे ऑलरेडी पता नहीं क्यों बाहर से ही रिलेटेड लग रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है जिस तरह इसका कोई है, इस तरह का सिलसिला है, या इसके राब्ते में कोई ऐसा सिलसिला, कोई जब होता है ना लव कनेक्शन कुछ चल रहा होता है, तो या वो वहाँ से कुछ ऐसा, क्योंकि इसकी शादी ऐसी किसी बच्ची से होगी जिसका ताल्लुक बाहर से होगा। बाहर से होगा, बिल्कुल सही। तो 2 in 1 हो जाएगा जी, कॉम्बो, कुछ ऐसा मामला बिल्कुल होगा। ठीक। अच्छा जी, आपको जो बात इंटरप्ट हाँ, वो मैं आप ये सबको बताई थी कि क्योंकि 30th को जो है ना 30th ऑफ मार्च को सब प्लैनेट्स एक ऐसी जगह पे, इसको हम कहते हैं अलाइन हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। वो हर एक तो इंडिविजुअल की लाइफ में भी होता है, दुनिया की सतह पे भी होता है, जिसकी वजह से अभी से जो वक्त शुरू हो रहा है, बताने का मकसद अभी इसलिए है कि थोड़ी थोड़ी, इसको हम कहते हैं ना, अपनी अपनी डायरेक्शंस को थोड़ा सा सीधा करना ठीक है। होता चेंज क्या होगा? चेंज हर एक के लिए आता है। पॉजिटिव अल्लाह ना करे नेगेटिव। देखिए, मैं उसको नेगेटिव नहीं कहती, वो उसको हम कहते हैं हमारे पास्ट के किए हुए ना, वो हमारे होते हैं अमाल कर्म सामने होते आ हैं। रहे हैं। हाँ, कर्म होते हैं ओके, हमारे। कर्म, बिल्कुल तो सही। हाँ जी, उसको थोड़ा सा अगर अभी भी होता है ना कि थोड़ा तो अल्लाह ताला मोहलत दे रहा होता है, तो थोड़ी थोड़ी अपनी अपनी डायरेक्शंस को थोड़ा सा ठीक करना होता है। और अगर थोड़ा सा अगर हम अपने कहते हैं किबले ज़रा थोड़े से दुरुस्त बिल्कुल करने होते हैं, तो अगर थोड़ी थोड़ी हम साथ साथ अपनी इस्लाह कहीं ना कहीं करें, तो उससे फ़र्क पड़ता है। उसमें ना सारे ही प्लैनेट्स, इट्स अ मेजर ट्रांजिट है, बिल्कुल सही। तो उसको थोड़ा सा हमने सेट भी करना होता है और देखना भी बिल्कुल सही जी। शिजा है वजीराबाद से। अस्सलाम वालेकुम शिजा। वालेकुम सलाम जी, मैं साजिद से बात कर रही हूँ। आप कीजिए बात, बताइए। जी जी। मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 23 अप्रैल ठीक है, आज सारी बहनें भाइयों का पूछ रही हैं। वेरी गुड। 23 अप्रैल सन 2007। 2010 5। नहीं, ओके ओके, सॉरी, सन 7। 23 अप्रैल सन 2007। ओके जी, ठीक है जी। 7 है ना? 7 है। नाम क्या है भाई का? मोहम्मद अब्दुल रहमान। मोहम्मद अब्दुल रहमान। ठीक है जी, क्या पूछने बताइए। भाई कब तक बाहर जाएगा और किस मुल्क उसको भेजे तो उसके लिए सही रहेगा, और वहाँ पे जाके कौन सा काम करे जो उनके लिए सही रहेगा। भाई बाहर जाएंगे कि नहीं, कौन सा काम करेंगे, और बीच का क्या सवाल था, कौन सा मुल्क होगा? हाँ जी, कौन सा मुल्क भेजे जो उनके लिए सही रहेगा। भाई अब क्या ये भी बता दें कौन से मोहल्ले में रहेंगे, क्या घर का नंबर होगा? इतनी नहीं, देखिए लेकिन इसके लिए आइडियल मतलब कौन सी कंट्री रहेगी, इतनी- आइडियल काम और आइडियल कंट्री। अच्छा, आप क्या चाहती हो, कहाँ जाएं ये बताओ पहले। हम ना यूनान या स्पेन भेजना चाह रहे हैं। कहाँ जाएं? ईमान में? नहीं, यूनान या स्पेन। यूनान में। अच्छा, अल्लाह गुस्सा करने की क्या जरूरत। ठीक है ठीक है, हम दुआ करेंगे अल्लाह से, इंशाल्लाह बेहतर करे, अल्लाह बेहतर करे। थैंक यू सो मच। अच्छा देखो, जिसने डायरेक्शन का पूछा ना, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात अब बर्थ चार्ट या जाइचो के हवाले से बताती हूँ। डायरेक्शन वाकई आइडेंटिफाई की जा सकती Okay, है, ठीक है। okay. उसमें होता है कि ईस्ट हो, कोई मुस्लिम कंट्री हो, नॉर्थ साइड हो, इस तरह से आइडेंटिफाई हो जाती हैं। एनी हाउ, अच्छा देखो बेटा, सबसे पहले तो ये है कि मुझे इनका बाहर जाना फौरी तौर पे इस तरह से नज़र नहीं आता है। एंड हो सकता है 2025 का, जब उसके लिए, क्योंकि ये बहुत देर से प्लानिंग कर रहा है बच्चा, और इसका माइंडसेट ही ऐसा है कि मुझे बाहर जाना है, मुझे इस तरह से करना है। लिहाजा अपने मुल्क में या जहाँ पे बॉर्न कंट्री जिसको कहते हैं, वहाँ पे रहते हुए उसका एफर्ट लेवल को इतना है ही नहीं। बिल्कुल ठीक। ठीक है, पहली बात तो ये है। चला जरूर जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इसको हम कहते हैं जुपिटर एक्टिव हो, तो वो 2025 के एंड में इस तरह के मामलात इसके लिए बनेंगे। और आपने कहा है कि वो जो भी मुल्क है, यूनान है, जो भी है, लेकिन वो इनके चाह रहे लिए हैं। कोई, हाँ,
ये आप लोग चाह रहे हैं, लेकिन इनके लिए इसको हम कहते हैं ईस्ट साइड जाना, कोई मुस्लिम कंट्री होगा, ठीक है, जैसे मिडल ईस्ट, फार ईस्ट, इस टाइप की कंट्री आएंगे और ये इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो इनके लिए रिस्क बेहतर होगा इंशाल्लाह, वहाँ पे ठहरना लंबे अरसे के लिए होगा, इस तरह के बिल्कुल। और मैं यहाँ पे ज़रूर चाहूँगी कि आप भी मेरी बात के साथ एग्री करेंगी कि हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, भाई होते हैं, लोगों के बेटे होते हैं, शौहर किसी का होता है, वो अब चले बाहर जाने की ख्वाहिश में शॉर्टकट्स की तलाश में होते हैं, तो आपने शॉर्टकट्स की तलाश में नहीं जाना है। जब मेरे रब की रज़ा होगी तो आप यकीन जाने खुद ही आप पहुंच जाएंगे, ऐसे ऐसे रास्ते बन जाते हैं। तो खुदारा शॉर्टकट्स की तलाश में मत जाइए। हम टेलीविजन न्यूज़ पे बहुत सारे ऐसे मिसहैप्स देखते हैं, बाद में अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप कहीं फंस जाए, अल्लाह ना करे, तो फिर देन इट इज ट्रबल। ट्रैप्स होते हैं, ट्रैप्स होते हैं, ऐसा ही है। जब तक ऐसे सबब नहीं बनते तो भाई जहाँ पे आप है वहाँ अपने रिस्क को बिल्कुल। मेरी जाती राय, हो सकता है आप इससे अग्री ना करें, जिसने तरक्की करनी होती है वो कहीं पे भी बैठ के तरक्की कर सकता है। आपने बस अपने रब से जो है ना दुआएं मांगती रहनी है अपने लिए। अच्छा जी, सॉरी, कौन है? आफ्ताब भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी आफ्ताब भाई, किसके बारे में पूछना चाहेंगे? मैं अपने बारे में पूछना चाहता जी। ओके जी, डेट ऑफ बर्थ और ईयर बताइए। सन 15/1/2072। ओके, क्या पूछना चाहेंगे? मैं आपने मामलात यानी कि कर्जे दे लैंड देन दे मामलात के बारे में पूछना चाहता। टीवी की वॉल्यूम ऊंची है, मुझे पैनल से सवाल बता दीजिएगा क्या पूछ रहे हैं ये आपने। ओके, कारोबारी मामलात पूछना चाह रहे हैं? हाँ, कारोबारी मामला कर्जे के बारे में। कर्जे के बारे में, कर्जा आप पे चढ़ा हुआ है, कर्जा उतारना है? हाँ जी, हाँ जी। और कुछ पूछना चाहेंगे? थैंक यू जी, लाइव जवाब सुनिएगा जी। अच्छा जी, जो भी ओवरऑल सिचुएशन है ना इनके लिए, तो है तो ये काफ़ी देर से कुछ प्रॉब्लम में नज़र आते हैं और अभी कुछ तकरीबन साल और मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम ट्रबल वाला टाइम है, ठीक है, और उसके बाद जाके कुछ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो बेहतरी में आएंगी, ठीक है। अभी 1 साल का और टाइम कि 2026 के मिड के बाद जाके, बिल्कुल सही, कि 1 साल का और जो वक्त होगा वो थोड़ा सा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं होंगी। शायद अप्रैल के बाद जो है ना इनके लिए चीज़ें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अब जाके तो उन्होंने किसी चीज़ की एफर्ट करनी शुरू की है। इससे पहले वो जिस तरह इंसान को पता ही नहीं होता, चीज़ें बहुत ख़राब और उस तरफ गई हुई होती है, तो अब जाके थोड़ी सी उन्होंने एफर्ट किसी चीज़ में करनी शुरू की है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। सादिया, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ऑलवेज प्लेयर। पानी पीजिए प्लीज, पानी का थैंक यू, मैं बिल्कुल पी लेती हूँ। आप बहन है, मैं आपको पहचान गई हूँ इस वक्त कि अब आप ज़रा रेस्ट कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्योंकि अब हम चाहेंगे कि सायरा ने रेस्ट कर लिया, अब सायरा का वक्त आया है, क्योंकि ख़वातीन इज़्ज़त प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया फैज़ फेस्टिवल का आज 2nd रोज़, दूसरा रोज़ अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल में जो है इसका इनेकाद किया गया है। फैज़ अहमद फैज़ साहब को खराज तहसीन ट्रिब्यूट पेश करते हुए अपने ख़ास अंदाज में सायरा ताहिर जो हैं पेश करेंगी पहला कलाम फैज़ साहब का। जी। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले।
चले चले भी आके गुलशन का कारोबार चले फूलों में रंग भरे बादलों बहार चले मकाब फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं मकाब फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं जो कुए यार से निकले तो सुए यार चले चले भी आओके गुलशन का कारोबार चले जी ख़वातीन साथ हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर साहिबा चाय पी सकती हैं कोई मसला नहीं है डॉक्टर फरजीन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम आपको कैसे पता है इसमें पानी नहीं है हाँ ये हाँ मैं चाय मैंने पहले मैं बोलते हुए चाय सोचा कि चाय नहीं लेकिन दिन में एक दफ़ा या हफ्ते में एक दफ़ा तो चाय पी जा सकती है वैसे चाहिए चाहिए ना तो ये तो अब इतना तो बनता है डॉक्टर साहब हाउ आर यू कैसी आई हैं एम ऑलराइट यू लुकिंग वेरी नाइस Thank एंड you. माशाल्लाह इनका गाना भी बड़ा अच्छा था और माजुबीन भी मेरी फेवरेट दही भल्ले बना रही है हाँ माजुबीन के हाथ में खैर हमारे तमाम शेफ्स के हाथ में अपना अपने अंदाज से जायके बहुत बट अच्छा माजुबीन का भी अपना एक खास अंदाज है वेल डन प्रोग्राम के आगाज से हमारे साथ सायरा ताहिर भी मौजूद है शी इज़ लुकिंग लवली माशाल्लाह आपके कमेंट्स के जरिए हमें पता चल रहा है टिप्स यही बताएंगी कि इन्होंने कैसे हालांकि खैर ये पहले भी बहुत वेट इनका मुनासिब था अपने उस हिसाब से जो है प्रेजेंटेशन के हिसाब से लेकिन अभी इन्होंने एकदम से अपनी लुक चेंज की है ये अब सवालिया निशान है कि ये बामानी अंदाज है या खुद किया या नहीं किया क्या हुआ कुछ भी नहीं किया कोई डाइटिंग नहीं कोई वॉक नहीं कोई एक्सरसाइज नहीं कुछ भी नहीं रियली हाँ बिल्कुल बस नहीं, एक्टिविटीज़ नहीं काम हो सकता। ज़्यादा नहीं ठीक कह रही हूँ डॉक्टर साहब मुझे अभी भी ऑफ कैमरा भी यही सवाल किया जा रहा था और मैं हैरान हूँ कि पता नहीं क्यों मुझे शायद नहीं लग रहा है ऐसा उस तरह लेकिन बाकी जो देखने वाले लोग हैं हालांकि वो वाकई वाइट बहुत में different वाइट कैरी करना एक तो बड़ा मुश्किल हाँ, है और वाइट में थोड़ा बंदा लगता है हाँ लेकिन इन हेल्दी वे माशाल्लाह कि हाँ। आप देखें पतला वो अच्छी पतला नहीं लफ्ज मैं कहती बट आपको फिट होना चाहिए फिजिकली हाँ। फिजिकली फिट होना चाहिए डॉक्टर साहब मेरी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा लेकिन आपकी शक्ल पे ना वो 12 बजे हुए हों कि लगे कि इतनी डाइट कर ली बट माशाल्लाह नजर से अल्लाह Thank you बचाए so much, माशाल्लाह thank you. अच्छा जी डॉक्टर साहब नाउ मूविंग ऑन विद आपने ये मुहावरे कहाँ से सीखे शक्ल पे 12 बजे वो खुद जो बज रहे होते हैं 12 आपकी उर्दू टीचर साहिबा ने मेरे ख्याल में है ना आपको वैसे ऐसा ही डॉक्टर साहब एक ऐसा टॉपिक क्या चाहती हैं आप मैं क्या बात करूँ आज आज हमने बड़ा सीरियस एक ऐसा जो खैर हेल्थ का तो हर मामला ही सीरियस होता है लेकिन समथिंग जो जिसकी बड़ी मिसकंसेप्शंस भी हैं कुछ लोगों को एंजाइना की समझ ही नहीं है कुछ लोगों को लगता है एंजाइना शायद हार्ट अटैक है जबकि एंजाइना के बारे में ये हमने सुना है जाना है माना है कि हार्ट पेन को एंजाइना कहते हैं Exactly. तो इस पे बात करते हैं ठीक है अच्छा जी एंजाइना जो है ना इसकी 3-4 किस्में होती हैं पहले मैं ये बताती चलूँ कि दिल में जो दर्द होता है वो क्या धुआं उठता है दिल से यूं वाला नहीं एक्चुअल जो दर्द होती है उसको हम एंजाइना बोलते हैं ठीक है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो 3-4 किस्म की एंजाइनास हैं जिसमें से वो डायग्नोज करते हैं एक होती है स्टेबल एंजाइना होती है जो कि किसी को हाइट पे चढ़ते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए या ज़्यादा खाना खा लिया या उसके बाद एंजाइना होती है दैट स्टेबल एंजाइना दैट्स ड्यू टू अ कॉज इज़ कि आपने हार्ट के ऊपर जोर डाला है और वो 5-1 मिनट रहती है और चली जाती है एंड इट्स नॉट लाइक अ वेरी शार्प स्टैबिंग पेन इट्स लाइक एक जैसे
प्रेशर है चेस्ट के ऊपर, जैसे हैवीनेस है, जैसे ये रिब केज जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, रिब केज को, पसलियों का जो जंगला है वो ऐसे लगता है कि तंग हो गया, ठीक है, सो दैट समथिंग जो कि हो सकता है, नोजिया हो सकता है, दैट्स एंजाइना। अच्छा, अब दूसरी चीज़ अनस्टेबल एंजाइना, उसमें सुंदर सी होता है कि मतलब ऐसे ही हो रही है दर्द, आप बैठे भी हैं और आपको एकदम फील होता है दर्द हो रही है, आप टीवी देख रहे हैं, दर्द शुरू हो जाती है, सो दैट्स अनस्टेबल एंजाइना, और ये 15 से 20 मिनट तक ये दर्द रह सकती है, ठीक हो गया। उसके बाद एक और चीज़ होती है जिसको हम वेरिएंट एंजाइना बोलते हैं या प्रिंजमेटल एंजाइना, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपकी जो खून की जो नालियाँ हैं जो हार्ट को सप्लाई करती हैं, जैसे सारा आपका एक नेटवर्क ऑफ ब्लड का सिस्टम है, इसी तरह आर्टरीज और वेन्स आपके हार्ट के मसल को भी सप्लाई करती हैं। तो जब ये नालियाँ तंग होती हैं, स्पैज़म में आती हैं, या वो एकदम वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है उनके अंदर, वो आपको भी लफ्ज़ आता है, वैसे मुझे याद आया है ना, तो जब ये होती है तो तब आपको एंजाइना हो सकती है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अब मैं सॉरी, आप कंप्लीट कर लें बात। नहीं, मेरी अभी कंप्लीट नहीं हुई, एक सेकंड, एक रह गया है एंजाइना, okay. और एक एंजाइना जो होता है जो कि रिजॉल्व ही नहीं हो रहा होता। अच्छा, हाँ, और वो एंजाइना जो है दैट्स द फोर्थ टाइप, ना वो दवाइयों से ठीक हो रहा होता है, ना वो एक्सरसाइज से ठीक हो रहा होता है, ना वो रेस्ट से ठीक हो रहा होता है, क्रॉनिक है, हाँ, वो उस किस्म का एंजाइना भी एक है, अनरिजॉल्व्ड एंजाइना। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, मैंने अब ये देखा है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट में पेन हो रही होती है या पसीने आ रहे हो, तो उनको ज़्यादा वो सीरियस नहीं उस मामले को लेते, और वो करते करते करते, हमारे एक जानने वाले हैं, एंड ही वाज वेरी यंग, अर्ली 40s में, और उनको 3 दिन पेन रही है, या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, पसीने उनको आए, लेकिन उनकी फैमिली ने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, और चौथे दिन उनकी डेथ हो गई, और पता चला कि उनको साइलेंट हार्ट अटैक हुआ, और वो नहीं शऊर था, बहुत सारे लोगों को नहीं होता ऑब्वियसली। तो मैं ये ज़रूर बताते हुए कि मैं चाहूँगी कि आप इस बात की निशानदही करते हुए कि कितना ज़रूरी है कि कोई भी मामला सेहत का हो, और दिल में अगर हल्की सी भी तकलीफ हो और पसीने बगैर वजह के आ रहे हो, तो यू शुड गो टू अ कंसल्टेंट। बिल्कुल कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए। एक चीज़ होती है कि आपके गैस्ट्रिक सिम्टम्स मिलते जुलते हैं, क्योंकि नर्व इनर्वेशंस वही होती हैं, तो गैस्ट्रिक यानी कि पेट के सिम्टम्स मिलते हैं आपके हार्ट के साथ, और आपको पेट की दर्द रिफर होकर हार्ट की दर्द लग सकती है। लेकिन आप घर बैठ के इसी बात को सोच सोच के खुश ना होते रहें। अगर वॉट एवर द एज नाउ डेज, आपकी जो भी एज है, आप फौरन जाके अपना जो है इमरजेंसी में चेक इन करें, वो ECG करेंगे, आपके डिफरेंट टेस्ट करेंगे, एक ट्रोप्टी टेस्ट वगैरह होता है वो करेंगे, लैब्स करेंगे, और फिर आपको बताएंगे कि क्या ये बात सही है कि नहीं। अब इसके डिफरेंट तरीके होते हैं। सुंदर, एक तो हमने बात करनी है दिल में दर्द, प्रेशर हो गया। एक ख़वातीन के अंदर कई दफ़ा डिफरेंट प्रेजेंटेशन होती है। ओके, उनकी ये इस तरह की दर्द नहीं होती जैसे जैसे आराम से एक लिंगरिंग पेन हो, उनको कई दफ़ा स्टैबिंग पेन हो सकती है। ओके। फिर ख़वातीन में ये भी होता है कि उनको जॉ में, जबड़े में पेन जाए, नेक में पेन जाए, दांत में पेन जाए। रियली? यस। अच्छा। लॉट ऑफ टाइम्स दांत की पेन जो है दैट इज नॉट ड्यू टू डेंटल रीजंस, बट इट्स ड्यू टू एंजाइना। ओके, ठीक है, सो ये चेकअप होना बहुत जरूरी है। कहीं भी आपको, जैसे आपने कहा स्वेट्स हैं, यानी कि पसीना आ रहा है बिला वजह का, नाइट स्वेट्स हो रहे हैं, रात को सोते सोते आपको पसीना बगैर आ रहा वजह है, के, बगैर वजह के, फटीग हो रही है, नोजिया हो रहा है, आपको डिजीनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, और साथ में आपके दिल में दर्द हो रही है, आपके बाजू में पेन जा रही है, लेफ्ट आर्म में पेन जा रही है, और कई जगहों पे एक ऐसा भी होता है सुंदर कि जो बैक है ना, स्कैपुला, ये जो बोन है, इसकी बेस पे भी दर्द होती है इसकी हार्ट की। सो ये तीन, ये इस तरह इस जगह से इस तरह और इन सारी जगहों पे रेडिएट कर सकती है। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, ये मैंने सुना है कि जो शुगर के पेशेंट्स हैं, जिनको शुगर होती है, उनको हार्ट पेन नहीं फील होती। इज इट वेरी राइट? उनको साइलेंट, क्योंकि उनकी नर्व, आपको हमने एक प्रोग्राम में किया था कि इनको न्यूरोपैथी होती है, यानी कि इनकी नर्व्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। वही जो पाँव की नर्व्स के बारे में नहीं हम बात कर रहे थे, तो इसी तरह जो हार्ट की इनर्वेशंस है उसमें दर्द नहीं होती है। दिस इज इवन मोर डेंजरस क्योंकि देयर इज नो वार्निंग साइन। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। अब हम अभी जो बात करेंगे वो बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स जो कि एंजाइना कॉज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। उसमें सबसे पहली चीज़ है एज। एडवांसिंग एज के साथ एंजाइना जो है उसका चांस ज़्यादा होता जाता है। पहले वो होती थी 60, अब वो पीछे आके, जैसे अभी आप 40 कह रहे हो, 40 से भी पहले की जहाँ पे भी दर्द हो किसी को, ये ना समझें कि मुझे तो अभी यंग हो, मुझे नहीं है, प्लीज गेट इट चेक्ड इमीडिएटली। ट्रू, ठीक हो गया। नंबर 2 है फैमिली हिस्ट्री। जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री में है कि उनका एंजियोप्लास्टी हुई है, बलूनिंग हुई है, या कैबेज जिसको हम ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं, या आपके अब्बू अम्मी में से किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, या जो भी चीज़ें उस वजह से फैमिली हिस्ट्री में भी ट्रैवल करता है, नाना नानी दादा दादी को भी हो। अच्छा, उसके अलावा टबैको यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें सुंदर वेपिंग भी आ
जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। प्लीज वेपिंग को ये ना समझें कि वो बिल्कुल ही कोई वो तो फैशन बना हुआ है ना। हाँ। और मैं इतनी हैरान हूँ, मुझे इसमें माजरत भी नहीं कहनी है इसलिए क्योंकि वरना तो मैं हाँ, कहती हूँ हाँ। क्योंकि जो बात सच है वो सच पता है। होनी चाहिए कि आप मैं आई फेल टू अंडरस्टैंड कि इसमें ये क्या फैशन है कि 10 लोगों के अंदर बैठ के आप वेपिंग कर रहे हैं, वो मशीन जो भी XYZ, मैं तो नहीं ज्यादा गौर कभी किया और मैं देख रही थी बड़ी हैरत से कि इसमें क्या इतना शोबाजी। पीपल इंसिस्ट कि नहीं जी ये सिगरेट के बराबर नहीं है, बहस करते हैं लोग, एज डेंजरस एज द सिगरेट। बिल्कुल, और बहस होता है, बाकायदा आर्ग्यूमेंट्स होती है। मैंने कितनी फैमिली फंक्शंस में, शादी ब्याह की तकारीब में देखे अंकल्स और जो भी आदमी मर्द हजरात वेपिंग कर रहे होते हैं। भी कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, टीनेजर्स कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं चलो हम स्मोकिंग नहीं करते, हम वेपिंग कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल अच्छा, सही। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जिसका भी आपने जिक्र किया, जिन लोगों को डायबिटीज होती है वो 3 फोल्ड ज्यादा चांस होता है हार्ट अटैक्स के और हार्ट की प्रॉब्लम्स के। जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल हो, हाई कोलेस्ट्रॉल को तो हम ऐसे कहते हैं कोई बात नहीं यार, हाँ। ठीक हो जाएगा, सिर्फ सेब का सिरका पी लेंगे ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं है, इसको प्लीज ट्रीट कराएं। इसके अलावा मोटापा, इमोशनल स्ट्रेस, इसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं। कुछ मेडिसिन है जो कि करती हैं एंजाइना, जिसमें कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि आपकी खून की नालियां तंग करती हैं, वो भी कर सकती हैं। और इसके अलावा टेम्परेचर अगर ठंडा हो, बहुत ठंड में आप जाके चले जाएं ऐसे लोग तो उनका खून की नालियां तंग होती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब मैं ये ज़रूर बात करते हुए, ख़वातीन में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हार्ट अटैक की शरह कम है बनिस्बत मर्द हजरात के, या इट्स इक्विवेलेंट? क्योंकि मैंने ख़वातीन को हार्ट की प्रॉब्लम्स में कम मुब्तला देखा है बनिस्बत मर्द हजरात। अच्छा, ये कहा गया है कि जब तक तो ख़वातीन का रिप्रोडक्टिव ईयर्स चलते रहते हैं, मेनोपॉज से पहले तो उनके जो हार्मोन्स होते हैं वो दे हैव अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑन फॉर हार्ट प्रॉब्लम्स। बट जब मेनोपॉज हो जाता है तो देन इट बिकम्स द सेम इंसिडेंस एज मेन। तो ये चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, बिल्कुल से आप ये हम ये नहीं कह सकते कि परसेंटेज इक्वल है, डिपेंड्स। नहीं, एनीबडी who is suffering from heart pain should check into the emergency, no matter उनका जेंडर क्या है, क्या वो मर्द हैं, औरत हैं, कौन सी उम्र है, कौन सी नहीं है। अब ये वो टाइम नहीं रहा जिस पे आप कहें कि नहीं नहीं ये तो 25 साल का मैं कोई नहीं कहीं नहीं लेके। बिल्कुल सही। प्लीज टेक देम टू द और जेनेटिकली प्लीज ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। अगर आपके आबाओ अजदाद में, बड़े बुजुर्गों में बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, हाई कोलेस्ट्रॉल या इस तरह के हैं, तो ये ट्रांसफ़र होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अपना और ज़्यादा ख्याल बहुत रखना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब टिप ऑफ द डे प्लीज़। अच्छा, टिप ऑफ द डे ये है कि जब आपको ये पेन फील हो तो आप फौरी तौर पे एक डिस्प्रिन की गोली ले लें, ठीक है? और इसके अलावा कहते हैं कि डिस्प्रिन की गोली लें और गर्म पानी पी लें, ताकि जो उसकी टाइटनेस है वो जो है उस तरह से खुल जाए नालियाँ। और दूसरा, अपने इस एरिया को, जो चेस्ट एरिया, उसको गर्म रखें, उसको ठंड ना पड़ रही हो कहीं से, या ठंडी हवा ना आ रही हो कि वो आप ब्रीथ कर रहे हैं और वो उसकी तो ये टिप ऑफ द डे है कि इमरजेंसी या फर्स्ट एड आपकी क्या होनी चाहिए व्हाइल यू आर एट होम। पहले 2, 3, 4 मिनट, 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सो यू नीड टू डू दैट। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर Thank you साहिबा। so much. इसी के साथ सायरा की तरफ बढ़ते हुए ख़वातीन नौज़ाद फैज़ अहमद फैज़ साहब को खराज तहसीन ट्रिब्यूट पेश करते हुए प्रोग्राम के आगाज़ में जिस तरह मैंने कहा कि अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में फैज़ फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। आज प्रोग्राम में अपने अंदाज से सायरा ताहिर फैज़ साहब के कलाम पेश करते हुए उनको खराज तहसीन पेश करेंगी। ये जो कलाम पेश करने वाली है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, ये मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा ने अपने अंदाज से इसको और इतने खूबसूरत अंदाज से इसको पेश किया कि फैज़ अहमद फैज़ साहब ने और ये मुनीज़ा हाशमी साहिबा जो फैज़ साहब की छोटी साहबजादी हैं, जब हमारे शो में आई थी, हम तो मीज़ू आपा कहते हैं, तो मीज़ू आपा के अल्फाज एंड आई कोट कि जब मैडम ने इसको परफॉर्म किया तो फैज़ साहब ने कहा कि आज से ये कलाम आपका हुआ। तो ख़वातीनो ज़ात आज अपने ख़ास अंदाज में पेश करते हुए फैज़ साहब का ये कलाम, सायरा ताहिर। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग,
जी ख़वातीन और ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप हमारी टीम, हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों, आप और आपके साथ और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं किचन सेगमेंट में शेफ़ माजबीन की प्रेजेंटेशन। उम्दा तरीन जूस, इतना दिल कर रहा है कि इधर से ही पकड़ के पी लिया जाए, लेकिन अभी हम थोड़ा सा सब्र करेंगे और साथ शुक्र करेंगे। लेकिन इस वक्त ख़वातीन और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया और प्रोग्राम के आगाज़ से सायरा ताहिर भी मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नीड ऑफ टाइम। किसी भी दौर की हम बात कर लें, फ़ैशन जो है और ख़वातीन, बच्चियाँ, बहनें, बेटियों ने क्या पहनना है मौसम के हिसाब से, और फिर मौसम के हिसाब से और मुनासिबत से जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, जो रंग होते हैं। एक दौर में तो ये शऊर ही नहीं था हमें, मुझे याद है व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तो बस पहन लिया जो भी रंग, लेकिन अब तो माशाल्लाह से आपको मालूम है स्प्रिंग का मौसम है, बाहर के मौसम का आगाज़ हो रहा है, तो क्या कलर्स बच्चियों ने पहनने, डे टाइम फंक्शन। आपको ये भी मालूम है कि सुबह की अब शादियां जो हैं, रिसेप्शंस होती हैं दोपहर की, तो आप बहुत भड़कीले कपड़े नहीं पहन सकते। रात के डिनर्स, लंचेस के लिए, इवेंट्स के लिए और डेली वेयर के लिए क्या कपड़े, क्या रंग सिलेक्ट करना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद है वो हमें बेहतर तरीके से बता सकती हैं। शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर, लेकिन सबसे उम्दा बात इनकी मुझे जो सबसे अच्छी लगी, मल्टीटास्किंग करते हुए अपनी एक अच्छी बीवी होने की हैसियत से, एक अच्छी माँ होने की हैसियत से बच्चों की तालीम और तरबियत को उस पैमाने पे ले गई कि फिर इन्होंने कहा कि इंडिविजुअली अब मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग की दुनिया में कदम रखना चाहिए। पढ़ाई की मुनासबत से, डिग्री की मुनासबत से इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, लेकिन फिर फ़ैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ किए। वी हैव विद अस द रिनाउंड फ़ैशन डिज़ाइनर हानिया खुर्रम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू हानिया? आई एम गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। और हानिया का मैंने ये जो ड्रेस पहना है, मैं भी आपको खड़े होकर भी दिखाऊंगी। आई लव द कलर, ये बड़े मुनासबत से है। मुझे सायरा भी तारीफ कर रही थी, तो मैंने कहा ये बाहर के मौसम की मुनासबत से है, लाइट एंड सटल। एग्जैक्टली, एंड यू आर कैरिंग इट वेरी वेल। थैंक यू, आपका प्यार, आपका प्यार। अच्छा जी, नाउ हानिया जी मुझे ये बताइएगा, नाउ द ट्रेंड्स हैव चेंज्ड ऑब्वियसली, और बड़ा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की वजह से बड़ा अवेयरनेस वक्त के साथ साथ आई है, लेकिन ऑब्वियसली आप बेहतर तरीके से गाइड कर सकती हैं स्प्रिंग के मौसम में, बाहर के मौसम में क्या कलर्स हैं जो इन होंगे ज़्यादा? देखिए, स्प्रिंग आपको पता है वैसे एक कलरफुल सीज़न होता है, तो लड़कियां, बच्चियां भी दे वांट टू ड्रेस अप उसी तरह के कलर्स, जॉयफुल कलर्स, फन कलर्स पहनना चाहती हैं। लेकिन साथ ही ये कि थोड़े से सटल भी, पेस्टल्स में भी आजकल काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं स्प्रिंग। यू नो, आपने वाइट पहना है, उसके साथ आप पेस्टल दुपट्टा ले लो, इस तरह की स्ट्राइप्स आप पहन लो, कुछ भी इस तरह के कलर्स आप पहनो जो थोड़ा सा आपका मूड को थोड़ा सा एलिवेट करें, थोड़ा सा आपको फन लविंग सी आपको लुक वो दें। बिल्कुल, दिस गोज विद द स्प्रिंग सीजन। बिल्कुल सही। अच्छा, मैंने ये भी देखा है सायरा, अब वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, शादी ब्याह की तकारीब में आपने बहुत भारी भारी कपड़े पहने। एग्जैक्टली, ऐसा ही है ना? एग्जैक्टली, ये बिल्कुल अब ट्रेंड काफ़ी चेंज हुआ है, काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। लेडीज़ बेसिकली आजकल ये चाहती हैं कि इवन सॉलिड्स भी पहने तो उसके साथ एक्सेसरीज ऐसी लगा लें कि वो शादी की लुक दे दे, थोड़ी सी कम हेवी एक्सेसरीज पहन लें, वो डिनर की लुक दे दें। सो इस तरह आप जगल बिटवीन द लुक्स कर लें, तो आई मीन यू कैन कैरी योरसेल्फ वेरी वेल। बिल्कुल, एक वक्त ऐसा था, मैंने भी ये किया हुआ है, मैं क्यों ना खुद कहूँ, नीले कपड़ों के साथ नीला आई शेडो होता था, लाल कपड़ों के साथ लाल आई शेडो। पहले स्टार्ट में यही होता था, और उसके ऊपर वो जो गोल्डन कलर का हमें शिमर लगाने की आदत पड़ी हुई थी ना। अब वो शिमर इसलिए हट गया कि अब डे लाइट के फंक्शंस हैं, कम से कम उस चीज को कम। बिल्कुल, अब तो मेकअप भी इतना सटल, एग्जैक्टली, बिल्कुल एक लुक के साथ। आई थिंक एलिगेंस जो है ना वो मेन चीज है। अब काफी जो है ना हमारी सेलिब्रिटीज भी और वैसे भी नॉर्मली लोग भी शादियों पे भी दे प्रेफर ड्रेसिंग अप एलिगेंटली। बल्कि मैं तो जितनी सेलिब्रिटीज हैं उनका तो ऑब्वियसली काम हमारा है ही ऐसा, लेकिन जो बच्चियां हैं जिनका मीडिया से नहीं ताल्लुक, मैं उनसे इतना इंस्पायर होती हूँ। आइएगा जरा थोड़ी सी आपकी कलेक्शन पे सायरा का भी तबसरा लेंगे। अच्छा जी, एक तो पहले जो मैंने पहना है उसके बारे में बता दीजिएगा थोड़ा सा। दिस इज अ टिपिकल कटवर्क आउटफिट। मुझे पर्सनली कटवर्क्स बहुत पसंद है। मटेरियल इज आल्सो वेरी ट्रॉपिकल, करंडी मटेरियल है, एंड दिस इज अ वेरी गुड मटेरियल बिकॉज बिल्कुल मतलब एक रिंकल फ्री मटेरियल, रिंकल फ्री है, बिल्कुल सी, और इस सीजन के लिए परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, दिस इज आल्सो ये बिल्कुल मैं स्प्रिंग के लिहाज से ये लेकर आई हूँ। बिल्कुल लाइट सिल्क फैब्रिक है इसका, और स्ट्राइप ऐसे पिन स्ट्राइप्स इसकी हैं, और हल्का सा मैंने इसको विद एम्ब्रॉयडरी एम्बेलिश करा दिया जस्ट टू एनहांस द लुक। बिल्कुल सही। सो आप इसको कैजुअली डे फंक्शन में भी पहन सकते हैं, नाइट फंक्शन में भी पहन सकते हैं, इट कैन गो विद एनी लुक। बिल्कुल सही। अगर नाइट फंक्शन होगा तो इसमें मैं बाल थोड़े जरा प्रॉपर बना लूंगी, कर्ल्स कर लूंगी, एग्जैक्टली, ताकि फॉर्मल ज्यादा लुक आ जाएगी। हील्स पहन ली
और Exactly. हल्के। अच्छा, इसके साथ ट्राउजर क्या होगा? इसके साथ आजकल क्योंकि इन जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग वो चल रहे हैं, खुले फ्लैपर्स चल रहे हैं, सो आई वुड प्रेफर कि ये क्योंकि ऐसे ज़्यादा ट्रेंडी लुक है तो खुला फ्लैपर बिल्कुल ठीक। लॉन्ग शर्ट के साथ टाइट्स भी चल जाती है, बट आजकल ज़्यादा जो है वो इन दिस। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, ये मुझे कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है। दिस इज अ वेरी गुड आउटफिट फॉर योर यू नो लेट नाइट इवनिंग, आपकी डाइन आउट के लिए बहुत अच्छा कलर है। फैब्रिक इज लेस, आई एम ऑल्सो वेयरिंग लेस, एंड यू नो दिस कलर इज सो अमेजिंग कि अब यू कैन कैरी इट लाइक यू नो, आप दिन में भी इसको पहनोगे और रात में भी पहनोगे, बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही। दिन के लिए तो इतना परफेक्ट है, और रात के लिए इसको अगर आप थोड़ा सा एक्सेसराइज कर लेंगे। Exactly. और ये अगर इसका क्लोजअप दिखाइए मुझे, ये इसकी चीज बहुत Embellish, ये हाँ, हाँ, ये एम्बेलिश जो है ना इसका बाल अगर आप एक साइड पे रखें ताकि ये नजर आ सके Exactly. काम, तो इट विल बी परफेक्ट, ब्यूटीफुल, स्टनिंग। अच्छा जी, सुंदर एक चीज जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि मैंने अपने डिजाइन इस तरह के रखे हैं, यू नो दे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अफोर्डेबिलिटी। बिल्कुल ठीक। हल्का सा मैंने उसको एम्बेलिश करा लिया, नॉट मच, ठीक है। यू नो कि उसकी लुक भी एनहांस हो गई और थोड़ा सा मतलब कि एक फॉर्मल लुक उसमें एक वो आ गई, और बजट फ्रेंडली आप। यस, दैट इज द मेन थिंग, बिकॉज आपको पता है क्लाइंट्स अब जब भी आते हैं दे से कि यू नो मेरा ये बजट है, बिल्कुल सही, एंड यू हैव टू डिजाइन मी समथिंग लाइक विद इन दिस। बिल्कुल सही, तो आप क्लाइंट के हिसाब से करते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, ये बताएं, खूबसूरत। दिस इज ऑल्सो ऑन सिल्क, थोड़ा सा इसको मैंने एम्बेलिश आप देखें हल्का सा ब्लॉक प्रिंट के साथ कराया। ठीक है, इतना ज्यादा एम्बेलिशमेंट नहीं है, लेकिन वो क्योंकि ब्लॉक प्रिंट गोल्ड है तो उसके जरा लुक बड़ी हेवी सी आ रही है, और हल्के से इसमें बीड्स और वो करा दिए। सो दिस इज आल्सो वेरी कॉस्ट इफेक्टिव येट गिविंग अ वेरी फॉर्मल लुक। यू कैन वेयर इट ऑन शादीज, यू नो मेहंदी का बड़ी अच्छी लुक है, माइयों की बड़ी अच्छी लुक है, एंड विद मिनिमल काम, मिनिमल कोई इतनी एफर्ट ज्यादा वो नहीं हुआ। बिल्कुल सही। सायरा, कैसा लगा ये कलर? है ना बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, और वो जो आगे ग्रीन का कॉम्बिनेशन है ना गजब गजब का है ये चट्टापट्टी की लेस ना, ये दिस इज एन ऑल टाइम फेवरेट। माजविन बताइए। काम बहुत नफीस है और कलर भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, मुझे नहीं पता, लेकिन माइयों की दुल्हन भी अगर दुपट्टा साथ ले ले तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है। सही कह रही हूं। और ये जो एक चीज है ना, आजकल इतना कुछ आया है कि आप इसको शरारे के साथ भी पहन लें, आप इसको फ्लैपर के साथ भी पहन लें, तंग पजामे के साथ भी पहन लें, दिस इज गोइंग टू गिव अ वेरी गुड लुक। कलर मुझे इतना पसंद है, मेरा दिल ही नहीं कर इसको हटाने को। थैंक यू जी। अच्छा जी, ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन। अगर आप भी कोई ड्रेस दिखाना चाहें, क्योंकि मैं तो फिर अब रैंडम ही पकड़ूंगी ड्रेसेस। ये मैं एक जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि ये चीजें जो हैं ये आजकल बहुत ज्यादा इन है, बच्चियां भी। शॉल है ये? और हाँ जी, ये शॉल्स हैं। दिस इज अ स्टैंडर्ड शॉल जामा वर्क की, जिसको मैंने एम्बेलिश कराया है। ठीक है, ये देखिए, बहुत प्यारी। ओके, वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। सो सिर्फ मिनिमल, सिर्फ इसको मैंने सितारे के काम से एम्बेलिश करा के यू नो उसकी लुक ही चेंज हो गई। वेरी गुड, आप बताती जाइए। एनहांस जो है थोड़ा हुआ है, और मतलब इसको आप ब्लैक आउटफिट के साथ पहने, इसको आप रस्ट आउटफिट के साथ पहने, दिस इज गोइंग टू गिव एन अमेजिंग। और अगर प्लेन ब्लैक हो ड्रेस और साथ ये पहना हो और एक क्लच आपके पास हो, बस एग्जैक्टली यू आर गुड टू गो। और दिस इज आल्सो, ये मेरा बड़ा सिग्नेचर एक स्टाइल है, मुझे मेरा काफी ये चला भी है। दिस इज सिंपल ओम्ब्रे ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है, ठीक है, इसको मैंने एक शिमोर सिल्क को 2 कलर्स में डाई करा के इस पे ब्लॉक प्रिंटिंग करा दी, और इसको हल्का सा मैंने एम्बेलिश विद लेसेस एंड विद सीक्वेंस ऑल ओवर। बिल्कुल सही। सो दिस इज, आप इसको शादी पे पहने, प्लेन ड्रेस के साथ पहने, ब्लैक के साथ, रेड के साथ, ग्रीन, दिस कैन गो विद एनी आउटफिट। बिल्कुल सही। प्लीज तशरीफ रखिएगा। ये मैं जरूर बताती चलूँ, ज्यादातर जो जिन बच्चियों की शादी होती है तो शुरू के दिनों में आप जरा डार्क कलर्स पहनते हैं, हेवी कलर्स, तो ये बड़ा अच्छा प्लेन जोड़े के साथ जा सकते हैं। सही है, बिल्कुल। देखिए, फैशन सस्टेनेबिलिटी भी आजकल बड़ी एक टर्म आ रही है कि मतलब आपका इस तरह का फैशन करें यू नो जो कभी आउट ऑफ ट्रेंड ना जाए। सो ज्यादातर लोग अब ये प्रेफर करते हैं कि यू नो सॉलिड्स पहने, एंड यू कैन पेयर इट विद डिफरेंट शॉल, दुपट्टा शॉल, इस तरह की चीजों के साथ पेयर करें तो वो कंप्लीटली डिफरेंट लुक हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। गो विद सॉलिड्स एंड यू नो हेवी एम्बेलिश्ड आप दुपट्टे, शॉल, स्टोल्स वगैरह लें तो आपकी लुक एक बड़ी बिल्कुल कंप्लीट लुक है। आप बिल्कुल सही। और सॉलिड कलर्स यानी सिंगल टोन कलर्स आर नेवर आउट ऑफ फैशन। वो हर दौर में जो है, और कैरी आप सही तरीके से करें, पोस्चर स्ट्रेट हो, शूज सही हो, और मिनिमल ज्वेलरी हो, मेकअप प्रॉपर हो, तो गुड टू गो। बिल्कुल बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। कोई टिप देना चाहें, कोई मैसेज बच्चियों को देना चाहें? बस बच्चियों को मेरा यही मैसेज है कि प्लीज डोंट गो आफ्टर क्वांटिटी, क्वालिटी पे जाएं, अच्छा फैब्रिक लें, अच्छा उस पर एम्बेलिशमेंट बनाएं, एंड डू यूज इट अगेन एंड अगेन। इस तरह का कि सस्टेनेबिलिटी हो, आप सॉलिड्स ज़्यादा पहने, ताकि ये कि आप बार बार अपने उस आउटफिट को रिपीट कर सके विद अ न्यू लुक। बिल्कुल सही। और रिपीट करें आउटफिट, एक दफ़ा क्या 2 दफ़ा, 10-15 दफ़ा जोड़ा आप पहने, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में कि हर दफ़ा जब आप वो जोड़ा पहने तो नए अंदाज से उसको कैरी करें। ये हुनर और आर्ट आना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, ऑल द वेरी बेस्ट। और ख़वातीन आप बैठी रहिए, तशरीफ़ रखिए, क्योंकि इस वक्त हमने सायरा की तरफ बढ़ना है, और सायरा से हमने फैज़ साहब का कलाम
सुनना है अपने ख़ास अंदाज से फैज़ अहमद फैज़ साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए सायरा ताहिर। कितनी मदारातों के बाद हम के ठहरे अजनबी, कितनी मदारातों के बाद हम के ठहरे अजनबी। कब नजर में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, कब नजर में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार। खून के धब्बे धुलेंगे, खून के धब्बे धुलेंगे, कितनी बरसातों के बाद हम के ठहरे अजनबी, कितनी मदारातों के बाद फिर बनेंगे आशना, फिर बनेंगे आशना, कितनी मुलाकातों के बाद हम के ठहरे अजनबी। उनसे जो कहने गए थे फैज़ जां सदका किए, अनकही रह गई वो बात, सब बातों के बाद हम के ठहरे अजनबी, कितनी मदारातों के बाद हम के ठहरे अजनबी। जी ख़वातीन व हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों आप हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं प्रोग्राम का ये जो सेकंड हाफ है। आपको प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने बताया कि फैज़ अहमद फैज़ साहब अदब की दुनिया का, शायरी की दुनिया का एक ऐसा जाना माना हुआ और एक ऐसा मोतबर नाम कि उनकी शायरी जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो फैज़ साहब का जो एक मकाम है वो अपनी मिसाल आप, और उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, ट्रिब्यूट पेश करने के लिए अपने ख़ास अंदाज से पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए और फिर बिलखसूस वीकेंड एट होम की ये ख़ास नशिस्त
फैज़ अहमद फैज़ साहब के नाम। और फैज़ फेस्टिवल का जो इनकाद है आज उसका दूसरा रोज़ है, और ज़रूर अगर आप लाहौर में हैं तो ज़रूर जाइए, लेकिन अगर आप लाहौर के आसपास भी दीगर शहरों में भी हैं तो ज़रूर टेक आउट टाइम अपनी फैमिली के साथ जाइए। बड़ा एक खूबसूरत ये माहौल बन जाता है फैज़ फेस्टिवल की वजह से अपनों के साथ मिलने का, और पराए भी फिर अपने बन जाते हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए फैज़ साहब की ज़िंदगी, फैज़ साहब की शायरी, उनका एक ख़ास मुनफरिद अंदाज़ बयां, उस पे रोशनी डालने के लिए हमारे साथ जो दो मुअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, ये दोनों फैज़ फेस्टिवल बिलखसूस अटेंड करते हुए और हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। मेरी पहली मेहमान शख्सियत अमेरिका से बिलखसूस फैज़ फेस्टिवल अटेंड करने के लिए आए हैं, और पूरी दुनिया से लोग आते हैं। फैज़ फेस्टिवल है ही इस मेयार का फेस्टिवल। गज़नफ़र हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शायर हैं, रिसर्चर हैं, ब्रॉडकास्टर, जर्नलिस्ट हैं, और अमेरिका में मुकीम, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने याद किया। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सामने मौजूद हैं, हम तो इनको उस्ताद मानते हैं, डॉक्टर जवाज़ जाफ़री साहब से गो के मेरी साल के बाद मुलाकात होती है, लेकिन जब भी हो तो बड़ी बामानी अंदाज से होती है। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए इनका एक बेशुमार कंट्रीब्यूशन, बामानी कंट्रीब्यूशन। दानिश्वर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, शायर हैं, और PTV के लिए बहुत से प्लेस भी लिख चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जवाज़ जाफ़री साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? आपकी दुआएं। अल्लाह का शुक्रिया, आपने इस अहम प्रोग्राम में याद किया। आपका शुक्रिया। प्रोग्राम के आगाज़ से सायरा ताहिर भी मौजूद हैं, और फैज़ साहब को अपने अंदाज से उनके कलाम को पेश करते हुए खराज तहसीन पेश कर रही हैं, और शेफ़ माजिबीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम यू, फैज़ फेस्टिवल, हर साल ये फेस्टिवल होता है, और बहार की आमद होती है तो साथ इस फेस्टिवल का इनकाद किया जाता है। सर, इस बार जो रौनक बख्शी है इस फेस्टिवल ने, थोड़ा सा आप बताते हुए इसके बारे में। देखिए, शुक्रिया PTV का कि उन्होंने याद किया। फैज़ साहब को वैसे तो हम याद करते रहते हैं, उनकी शायरी को, उनके काम को, उनके कंट्रीब्यूशन को हम हमेशा अपने साथ रखते हैं, लेकिन उसको एक बड़े पैमाने पे याद करने का यह सिलसिला है फैज़ फेस्टिवल, जो कि फैज़ घर और फैज़ फाउंडेशन हर साल मनाती है, जिसमें पूरी दुनिया से जर्नलिस्ट आते हैं, राइटर्स आते हैं, ड्रामा निगार होते हैं, और तो वो शायर होते हैं। तो ये एक पूरा एक ट्रिब्यूट का एक सिलसिला है एक बड़े शायर को, एक ऐसा शायर जो आज भी रेलेवेंट है, है वो हमारे हवाले अपने पाकिस्तान के लिए, और हमें फ़ख्र है कि हम उसको याद करते हैं। एक ऐसा शायर जिसने पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, आज़ादी के लिए, जमहूरियत के लिए उन्होंने लिखा, और बहुत कुर्बानियाँ भी दी उन्होंने। तो ये सिलसिला है। तो मैं ख़ुद आया हूँ, और मेरा फैज़ साहब से ताल्लुक़ इस हवाले से भी है कि उन्होंने देखिए, जो दुनिया भर में जितनी मुज़ाहमती तहरीकें हुई हैं, फ़लस्तीन के लिए उन्होंने लिखा, बैरूत में जो कुछ हुआ उन्होंने लिखा, तो ये एक हमारी जुड़त है उस हवाले से। बिल्कुल सही। और आज आपका सेशन जो है वो हो चुका है? आज भी एक सेशन है जी, कल भी होगा। तो ये हम मुसलसल उसमें इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल दिल से बिल्कुल सही। सब फैज़ फेस्टिवल की, हम फैज़ साहब की तो फिर ज़िंदगी पे तो जितनी भी बात कीजिए कम है, लेकिन फैज़ फेस्टिवल की जब हम बिलखसूस बात करते हैं, यंगस्टर्स, नौजवान नस्ल बड़े जोशो खरोश के साथ, बड़ी पॉजिटिविटी के साथ इस फेस्टिवल को अटेंड करती है। आप तो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जी हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि पढ़ने वाले जो हैं वो यूथ से आएँ, क्योंकि ये हमारा अलमिया है कि हमारी सीनियर नस्ल जो है वो तो फ़ाइन आर्ट्स से जुड़ी हुई थी, और उनकी चूँकि ट्रेनिंग ही इस तरह हुई थी। लेकिन बाहर के मुल्कों में भी जहाँ उर्दू के लिए एक्टिविटी होती है तो नए लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन इन फेस्टिवल्स का एक अहम और अच्छा पहलू ये है कि यहाँ यूथ होती है। यूथ को इतनी बड़ी तादाद में देख के लगता है कि वाकई के लोगों का लिटरेचर की तरफ रुझान है, और फैज़ फहमी में भी वो दिलचस्पी ले रहे हैं। वैसे भी आप देखें ना, इतने बड़े पैमाने पे किसी फेस्टिवल का होना, और उसमें मुख्तलिफ मुल्कों से लोगों का आना, और लोकल सतह पे भी मुख्तलिफ उम्रों के लोग, मुख्तलिफ पेशों के लोग, शायर, अदीब, और मतलब पेंटर और मुजस्समा साज, हर तरह के लोग। तो इससे एक बड़ा मुकालमा जन्म लेता है सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी में मुकालमे की जितनी ज़रूरत है, ये जो शायर अदीब जिन्होंने ज़िंदगियों में इतने दुख उठाए और इतने काम किए, ये मुकालमे के लिए होते हैं कि इंसान करीब आए। और इंसानों को करीब लाने के लिए मैं समझता हूँ कि फ़ाइन आर्ट्स से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। यही वजह है कि हम जैसे मुआशरों में सबसे ज़्यादा मुखालिफत फ़ाइन आर्ट्स की होती है, इसलिए कि यही वो मीडियम है जो लोगों को करीब ला सकता है, मोहब्बत फैला सकता है। बिल्कुल सही। तो ये बहुत पॉजिटिव
चीज़ है फैज़ का फेस्टिवल होना और उसमें इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना। बिल्कुल सही सर। मैं ये ज़रूर बात आप दोनों हजरात से करते हुए, जहाँ मेरी इस्लाह की ज़रूरत हो ज़रूर, मैंने ये देखा है बतौर एक स्टूडेंट होने की हैसियत से कि जो शायर होता है, अल्लाह ताला ने एक ख़ास अनायत की होती है कि आप अपने अशार के ज़रिए, कलाम के ज़रिए वो तमाम पैगामात माशरे तक पहुंचा सकते हैं, या जो माशरे के हालात हैं उनकी अक्कासी बड़े बेहतर अंदाज से कर सकते हैं बनिस्बत शायद तकरीर के या एक वन ऑन वन सेशन के। तो ये हम जब फैज़ साहब की बात करते हैं, उनका जो एक ख़ास अंदाज़े बयां उनकी शायरी में नज़र आता था, वो दिलों को छू लेने वाला। इस पे बात करते हैं। बिल्कुल, आपने अभी जैसे यंगस्टर्स की बात की है, तो अभी अभी अगर अभी आप जाएंगी तो कुछ ओपन एयर में कुछ सेशंस हो रहे हैं जिसमें जो बच्चे और बच्चियां और नौजवान जो हैं वो उनके कलाम को गा रहे हैं। और एक ऐसा फ़ज़ा बन रही है, एक ऐसा समा बनता है कि जिसमें एक वतन के लिए एक मोहब्बत है, पैट्रियोटिज़म है, आज़ादी के लिए और मुसावात के लिए और दुनिया भर में अमन के लिए। तो उनका पैगाम जो था वो अमन था, इसीलिए उन्हें पीस प्राइज़ भी मिला था। उनका पैगाम जो था वो जमहूरियत और आज़ादी के लिए था। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ऑप्रेस्ड नेशंस हैं वो उन्होंने उनके लिए लिखा है। तो वो अब सिर्फ पाकिस्तान की जो बियॉन्ड पाकिस्तान जो है ना, वो उनका पैगाम चला गया है। लिहाजा आप भारत के स्टूडेंट हों या आप अमेरिका के स्टूडेंट्स हों या किसी और मुल्क के स्टूडेंट्स हों, तो आप देखिएगा कि स्टूडेंट्स उनको अपना शायर समझते। बिल्कुल सही। तो अगर मैं ये कहूँ डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान की सरहदों तक फैज़ साहब का पैगाम जो है वो नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसका असर देखने, सुनने, जानने को मिलता है, तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए कि शायरी किसी नेशन के लिए, किसी ग्रुप के लिए थोड़ी होती, किसी फ़र्द के लिए थोड़ी। शायरी का जो असर और रसूख है वो इंसान होते हैं, वो इंसानों तक उसने पहुंचना होता है। और शायर की भी यही ख्वाहिश होती है कि वो जो कह रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। सो मैं समझता हूँ बहुत खुश नसीब हैं फैज़ इस लिहाज से कि उन्हें ज़िंदगी में भी बहुत चाहा गया और वो बहुत मकबूल रहे अपनी ज़िंदगी में भी। और ज़िंदगी के बाद, मरने के बाद भी आप देखते हैं, अव्वल तो शायर वायर नहीं मरते। बिल्कुल सही। फ़नकार जो है ना, जब उन्हें हम दबा के कब्र में लटा के आते हैं तो उनकी असल ज़िंदगी शुरू होती है कि फ़ैसला होता है कि उन्होंने जीना है, ज़िंदा रहना है या नहीं। हम में से बहुत से हैं जो ज़िंदगी में मर जाते हैं, बहुत से फैज़ जैसे बहुत कम होते हैं जो मरने के बाद जी उठते हैं। बिल्कुल सही। और इस तरह उन्होंने पहुंचना होता है दुनिया तक। अब ये है कि रेलेवेंस क्या है असल में फैज़ के या फैज़ जैसे लोगों के जो मैसेजेस हैं, मसलन सबसे ज़्यादा जमहूरियत के लिए है, उसके बाद इंसानी हकूक़ के लिए है, इंसानी आज़ादियों के लिए ये आवाज़ उठाई गई है, मोहब्बत के लिए आवाज़ उठाई गई। फैज़ की आवाज़ जो है वो अमन के लिए है, ठीक है ना। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि उन्हें लेनिन पीस प्राइज़ मिला था और ये बहुत बड़ी उर्दू ज़बान के लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि वो नोबेल के मुकाबले का एक अवार्ड जो है वो फैज़ साहब को उर्दू ज़बान में लिखने की वजह से दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा फिर ये है कि अब फैज़ सरहदें तो वो अबूर कर ही चुके हैं, क्योंकि ये जो आवाज़ है ना, शायर की भी आवाज़ होती है, जैसे सिंगर की आवाज़ होती है ना, शायर की भी आवाज़ के लिए किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आवाज़ के लिए ये जो बैरियर्स हैं आवाज़ कबूल नहीं करती। इसलिए जहाँ जहाँ भी उनका पैगाम पहुँचता है, उर्दू पढ़ने लिखने वाले अब चूँकि दुनिया भर में फैल गए, उनसे मोहब्बत करने वाले दुनिया के हर खित्ते में मौजूद हैं। तो एक वजह तो ये है। दूसरी ये है कि अब अंग्रेज़ी एक आलमगीर ज़बान बन गई है और फैज़ उन खुशनसीब शायरों में से हैं जिनके तराजुम हुए बड़े पैमाने पे। तो इसलिए भी फैज़, अच्छा फिर तराजुम तो बहुत से लोगों के हो सकते हैं, लेकिन इंसान जो दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पर बस रहे हैं वो देखते हैं कि हमारे लिए क्या है। तो शायरों को लोग दो तीन वजह से पढ़ते हैं। मसलन शायर लोगों के लिए मज़ामत करता है, लोग नहीं कर सकते वो करता है, बिल्कुल ठीक। वो खड़ा होता है, उसके लिए दुख उठाता है, मुलाजमत से फारिग होता है, निकाला जाता है, जलावतनियाँ कबूल करता है, बाज़ औक़ात फांसियों पे झूल जाता है, जैसा कि फैज़ साहब के साथ हुआ। लेकिन लोग चूँकि नहीं कर सकते वो समझते हैं ये हमारा नुमाइंदा कर रहा है। फिर ये देखना होता है, बड़े शायर का काम होता है कि वो ख्वाब देखता है और दिखाता है। ये जो जेलों में गलते सड़ते रहे हैं पिछली सदी में बड़े बड़े शायर, अदीब, दानश्वर, पेंटर और मुजस्समा साज, ये सारे क्यों? हमारे आपके लिए। उन्होंने किसी का ताला नहीं तोड़ा, वो मेरे आपके लिए ख्वाब, हमारे हमसे मुतालिक जो ख्वाब थे उनकी वजह से जेलों में थे। और तीसरी बात है उम्मीद। उम्मीद, बिल्कुल। अगर शायर लोगों को उम्मीद दे रहा है, अगर शायर लोगों के को ख्वाब दिखा रहा है, अगर उनकी जगह मज़ामत कर रहा है, तो दुनिया में ना किसी ज़बान की अहमियत है,
ना किसी रंग की अहमियत है, लोग फिर उसकी तरफ लपकते हैं और देखते हैं और इस्तकबाल करते हैं। बिल्कुल सही। मैं सायरा से भी सवाल करते हुए, लेकिन चूंकि डॉक्टर साहब ने बात की उसी की कंटिन्यूटी में सर आपसे ये बात करते हुए, वेस्टर्न वर्ल्ड में जिस तरह ये सर भी कह रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, फैज साहब के बहुत सारे कलाम या बुक्स उनके ऊपर और रिसर्चेस की गई, तराजम किए गए। थोड़ा सा ज़रा वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में आप मुकीम हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, इस हवाले से बात करते हैं। हमारी जो पहचान है ना बाहर, मैं आपको एक वाक़या बता देता हूँ। मुझे बुलाया गया था एक किसी मुल्क में, कनाडा में बुलाया गया, और वहाँ पे मुज़ाहमती शायरी पे एक सेमिनार था और मैंने वहाँ पेपर पढ़ा। तो मेरा जो तारुफ़ करवाया गया वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ये फ़लाँ फ़लाँ हैं और इनका ताल्लुक़ फैज़ के मुल्क से है। अच्छा, वाह। अब आप ये बताइए कि वहाँ मेरा सीना चौड़ा हुआ होगा, कितना प्राउड मैंने फील किया होगा कि फैज़ को पाकिस्तान के साथ जाना जाता है। तो उनका, जैसे डॉक्टर जवाद जाफरी ने कहा कि वो बियॉन्ड बॉर्डर्स होता है। फिर उनकी सबसे बड़ी अहम बात थी रजाइयत उनके कलाम में है, उम्मीद है। वो उनकी शायरी में लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, और हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। तो एक उम्मीद है कि कुछ होगा, एक पॉजिटिविटी है, अमन आएगा, जिद्दोजहद कामयाब होगी, आज़ादी मिलेगी, अमन वगैरह वगैरह। तो ये वो मैसेज है, ये वो स्पिरिट है जो ऑप्रेस्ड नेशंस जो होती हैं, अनप्रिविलेज्ड लोग होते हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ जो होती हैं, ये उनके लिए है, और वो हर जगह मौजूद है। बिल्कुल, आई एग्री। तो वो फैज़ को आइडियलाइज करेंगी वो। तो ये जहाँ जहाँ ये ऐसा होगा, फैज़ वहाँ होगा। वेरी वेल सेड। डॉक्टर साहब से भी हमने गुजारिश, सर आपसे भी करनी, चंद कलाम सुनने की हमने ज़रूर सादत हासिल करनी। सायरा, देन ऑब्वियसली आप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में इस वक्त एक बड़े अहम ओहदे पे फाइज हैं, यंगस्टर्स के साथ बेहतर तरीके से एक आपका कम्युनिकेशन भी है। फैज़ साहब का भी गालिबन, मेरी इस्लाह कीजिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ एक गहरा ताल्लुक़ रहा है सर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वहाँ पे जो यंगस्टर्स में शऊर है, बेदार हुआ है शायरी के हवाले से, शोरा के हवाले से, थोड़ा सा बताते हुए। जवाद साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि सीनियर्स में जो है वो आर्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ जर्म्स थे, और अभी तक हमारी वाली जनरेशन तक भी वो चीज़ें हैं कि हम अटैच हैं। अगर मैं अब गवर्नमेंट कॉलेज को लेके बात करूं, स्टूडेंट्स को, यंग जनरेशन को, तो कहीं करके मुझे लगता है कि 50% अभी भी पता नहीं, या गवर्नमेंट कॉलेज की एक वो लेगेसी है, एक स्टूडेंट्स की जो वैरायटी रही है गाने की और कलाम की, हमारे सोसाइटी में और हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा ही फैज़, सुना ही फैज़ साहब को और इकबाल साहब को जाता है। बिल्कुल सही। इवन मेरे अपने स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत सारे प्रोग्राम्स में सिर्फ कलाम इकबाल और फैज़ का कलाम ही पढ़ते हैं, और उनकी पहचान भी गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट्स की इसी वजह से है। लोग उनको अपने प्रोग्राम्स में बुलाते हैं कि वाहिद जीसी के बच्चे हैं जो कलाम इकबाल और कलाम फ़ैज़ पढ़ते हैं। और कलाम इकबाल और कलाम फ़ैज़ सुनने का सलीका और ढंग भी आना चाहिए। आप ये बड़ा ज़रूरी है। और शायर मशरिक़ की हम बात करते हैं और फिर फैज़ साहब की बात करें, दोनों का ताल्लुक सियालकोट से। बिल्कुल सही। सर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इस पर यह कहना चाहता हूँ कि फैज़ साहब जो हैं वो उन्हीं अदारों से पढ़ के आए हैं जिन अदारों से इकबाल पढ़ के आए थे। असातिज़ा भी वही थे। ओके। अमीर हसन इकबाल के भी उस्ताद हैं, फैज़ के भी उस्ताद हैं। इब्राहिम सियालकोटी वो भी दोनों के उस्ताद हैं। हमारे कॉलेज से उन्होंने किया, पढ़े, अपना ग्रेजुएशन थी इकबाल की, इनकी भी वहीं से है। वो गवर्नमेंट कॉलेज आए। अच्छा, इसमें दिलचस्पी का पहलू ये है कि फैज़ के वालिद जो हैं वो इकबाल के हाथ का रुक्का लेके आए थे सिफारशी के, मेरे बेटे को यहाँ दाखिल करें। अच्छा, ये भी एक इनका आपस में, यानी इकबाल और इनके जो वालिद थे फैज़ के, वो दोस्त थे। इनके वालिद वकील थे और ज़ाहिर है शहर एक है, तो फिर वो सिफारिश लेके आए। इनका एमए अंग्रेज़ी यहीं से था, गवर्नमेंट कॉलेज से आपने कहा ना कोई ताल्लुक़ है, तो ये एमए अंग्रेज़ी था। इन्होंने साथ एमए अरेबिक भी किया था। ओके। उसकी वजह ये थी कि अगर दुनिया को जानना है तो फिर अंग्रेज़ी आनी चाहिए उस ज़माने में, और अगर आपने शायरी को जानना है, शायरी करनी सहूलत से, तो फिर आपको अरबी और पर्शियन आनी चाहिए। इसलिए उन्होंने यहीं से फिर अरेबिक में भी किया। फिर वो पीएचडी भी करना चाह रहे थे अंग्रेज़ी में। बल्कि मैंने एक जगह पढ़ा फैज़ के हवाले से कि वो कहते हैं कि मेरे यानी दाखिला हो गया था कैम्ब्रिज में, और टिकटें भी बुक हो गई थी जहाज़ में। उस ज़माने में बहरी जहाज़ में सफ़र करते थे, लेकिन वो किसी वजह से जहाज़ छूट गया और फिर उन्होंने उस पीएचडी का पीछा ही नहीं किया। और एक और बड़ी शख्सियत है
जिनका नाम डॉक्टर MD तासीर है। सही। यानी फैज़ की जो पर्दाख्त है या उनकी तरबियत है उसमें कुछ लोगों का हिस्सा है। गवर्नमेंट कॉलेज में पतरस बुखारी हूँ या फिर अपना सूफी तबस्सुम, ये उनके बराह रास्त उस्ताद भी थे। यानी वो तो अंग्रेज़ी के थे पतरस, और उस ज़माने में पर्शियन वर्शियन भी पढ़नी पड़ती थी, तो इसलिए इनसे बहुत मोहब्बत थी। इनके घर आना जाना होता था, घरों में नशस्तें होती थी, और इनकी ज़िंदगी पे असरअंदाज होने वाली एक दूसरी शख्सियत जो है वो तासीर हैं, डॉक्टर MD तासीर, सलमान तासीर साहब के वालिद। बिल्कुल ठीक। हाँ, और सलमान तासीर की जो वालदा हैं वो और फैज़ साहब की बेगम ये बहनें थी, और मैं उन दोनों ख़वातीन से मिला हूँ। बिल्कुल बहन थी ना ये उनकी? हाँ, उनकी दोनों बहनें। बिल्कुल ठीक। दोनों आपस में बहनें थी। ठीक। तो ये जो फैज़ साहब हैं, ये इनकी पोस्टिंग बतौर लेक्चरर MU कॉलेज में हुई थी। MU कॉलेज उस ज़माने में अमृतसर में था, और ये वहाँ गए थे, और वहाँ अच्छा सारी फैज़ की कामयाबियों का जो दरवाज़ा है ना, ये MU कॉलेज है। ओके। हाँ। सही। और जैसे ये अमृतसर गए हैं, तो अब आप ज़रा देखिए कि इतनी खूबसूरत खातून जो मिली उन्हें ज़िंदगी में, वो भी अमृतसर से मिली। ठीक। और उसके बाद जो एक बड़े नज़रिए से तारुफ हुआ, जो 20वीं सदी में बहुत पॉपुलर नज़रिया था सोशलिज़म, उससे तारुफ जो है वो भी वहीं हुआ। सज्जाद ज़हीर से, महमूद ज़फ़र से, रशीद जहाँ से जो तारुफ हुआ वो भी वहीं हुआ। और रशीद जहाँ के वालिद वो शख्स हैं अपना शेख अब्दुल्ला, जिन्होंने इनका निकाह पढ़ाया था। ओके। बहुत से लोग उसको ना, वो जो कश्मीर के लीडर थे शेख अब्दुल्ला, उधर ले जाते हैं। अच्छा। वो नहीं थे, ये रशीद जहाँ के फादर थे। ठीक। और वहीं फैज़ साहब जब ये आए हैं एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन को पूरे हिंदुस्तान में ऑर्गेनाइज़ करने के लिए सज्जाद ज़हीर साहब आए थे वहाँ। तो वहाँ उन्होंने कहा कि कोई और भी लड़के वड़के जो नए आए हैं लेक्चरर, तो उन्होंने कहा कि एक लड़का आया है, शायरी वारी करता है और गुमसुम रहता है और शाये है, तो बात कम करता है, ज़रा उससे भी मिल लिया जाए। तो फिर उनकी मीटिंग करवाई गई सज्जाद ज़हीर साहब से। आगे फिर देखिए कि लाहौर में जो अंजुमन कायम हुई मियाँ इफ्तिखारुद्दीन के साथ मिलके, वो भी उन्होंने करवाई फैज़ साहब ने। वहाँ भी सोशल अपना वो जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है वो पढ़ा, उनकी सारी ज़िंदगी बदल गई। फैज़ ने एक जगह इंटरव्यू में कहा कि एक रात में ही सब कुछ बदल गया। सही। और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो मज़लूमों के साथ खड़े होंगे, वो मज़दूरों के साथ खड़े होंगे। और उस ज़माने में भी जब वो वहाँ थे तो मज़दूरों की अंजुमनों के वो मेंबर थे। यहाँ आके वो रेलवे की अंजुमन जो मज़दूरों की थी उसके मेंबर थे। यहाँ पोस्टल जो डाकखाने वालों की, डाकियों की, उसके भी। बल्कि एक बार एक वाक़या बयान किया है इन्होंने अपना LS फैज़ साहबा ने, कि कहती है मैं मरी गई हुई थी और मरी में मैंने एक ख़त पोस्ट करना था। तो कहती मैं ख़त पोस्ट करने के लिए आई तो एक ऑफिसर मुझे मिला डाक का। उसने कहा मैम आप अंग्रेज़ हैं और आपने कितनी हिंदुस्तानियों की तरह साड़ी पहनी हुई है। तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के एक शायर की बीवी हूँ। तो उन्होंने कहा कौन से शायर हैं? तो उन्होंने कहा मैं फैज़ की बीवी हूँ। तो कहते हैं वो अपनी सीट से उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा वो तो हमारी यूनियन के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो उसने कहा अच्छा। तो ये देखिए कि वो आम लोगों में, अच्छा फिर उनके ऑफिसर्स के साथ उनके जो डायलॉग होते थे, ऑफिसर्स के मैंने इंटरव्यू पढ़े कि इतनी शाइस्तगी से बात करते थे, मजदूरों के हकूक़ की बात वो पूरी तरह करते थे, नहायत यानी शाइस्तगी के साथ। बिल्कुल सही। तो ये सारी उन्होंने यानी सिर्फ शायरी नहीं कही, वो मजदूरों के साथ रहे, वो अमन के कारकुन रहे, बिल्कुल सही, वो कम्युनिस्ट पार्टी में कारकुन रहे, वो एक बड़ा एक्सपोजर है, मल्टी डायमेंशनल। अगर हम ये कहें कि फैज़ अहमद फैज़ साहब एक अवामी शायर हैं, अवाम के साथ कनेक्ट करने का, ताल्लुक कायम करने का हुनर। बिल्कुल सही सर। मैं चूंकि लाइव शो है, मैंने वक्त देखा फ़ोन पे, आप दोनों हजरात भी, अल्लाह ताला ने आप दोनों को इनफरादी सतह पे बहुत इज्जत से नवाजा है। चूंकि लाइव शो है, हम कलाम भी सुनना आपसे चाहेंगे सर, कुछ अगर आप सुना दें, और फिर डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी बढ़ना है। जी प्लीज़। चलें मैं कुछ गज़ल के कुछ शेर सुनाता हूँ कि नवाहे चश्म में है और कहीं रुका हुआ है। क्या बात है। नवाहे चश्म में है और कहीं रुका हुआ है, इकश्क मेरे लिए मसाला बना हुआ है। वाह। इकश्क मेरे लिए मसाला बना हुआ है, किवाड़ खोल के बैठे हैं आसमां सारे, किवाड़ खोल के बैठे हैं आसमां सारे, सुना है आज परिंदा कोई रिहा हुआ है। वाह। किवाड़ खोल के बैठे हैं आसमां सारे, सुना है आज परिंदा कोई रिहा हुआ है। ये लोग खुश हैं कि अब कोई रोने वाला नहीं, ये लोग खुश हैं कि अब कोई रोने वाला नहीं,
इन्हें खबर ही नहीं इनके साथ क्या हुआ है। बहुत अच्छे। वाह। इन्हें खबर ही नहीं इनके साथ क्या हुआ है। बना रहा था मैं जब तक तो कोई आदमी था, बना रहा था मैं जब तक तो कोई आदमी था, फिर उसके बाद न जाने वो कब खुदा हुआ है। बहुत अच्छे। वाह। बहुत अच्छे। फिर उसके बाद न जाने वो कब खुदा हुआ है। हजार बार मैं गुजरा हूँ आतिशे गम से, मैं जानता हूँ कि दिल कैसे आईना हुआ है। बहुत अच्छे। बहुत खूब, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं सोच रही थी कि इसको गज़ल की सूरत में पेश किया जाए तो हर एक एक लफ्ज़ ऐसे ऐसे दिल में असरअंदाज कर रहे हैं। सर, डॉक्टर साहब। जी, चंद अशआर। जीते जी, जी आप जी। जीते जी इश्क का आज़ार कहाँ जाता है। वाह। जीते जी इश्क का आज़ार कहाँ जाता है, जख्म भरकर भी मेरे यार कहाँ जाता है। वाह। बहुत अच्छे। जीते जी इश्क का आज़ार कहाँ जाता है, जख्म भरकर भी मेरे यार कहाँ जाता है। वाह। जख्म भर के भी मेरे यार, जख्म भरकर भी मेरे यार कहाँ जाता है। मैं दरीचे से सरे शाम इसे देखता हूँ, मैं दरीचे से सरे शाम इसे देखता हूँ, फूल लेकर मेरा रहवार कहाँ जाता है। वाह। क्या क्या। वाह वाह। मैं दरीचे से इस सरे शाम इसे देखता हूँ, फूल लेकर मेरा रहवार कहाँ जाता है। दिन निकलते ही हर एक आँख मुझे पूछती है, वाह। दिन निकलते ही हर एक आँख मुझे पूछती है, रात तू नदी के उस पार कहाँ जाता है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। दिन निकलते ही हर एक आँख मुझे पूछती है, रात तू नदी के उस पार कहाँ जाता है। साथ चलते हैं सभी गिरिया की दीवार तलक, क्या कहने। साथ चलते हैं सभी गिरिया की दीवार तलक, कब्र में कोई अज़ादार कहाँ जाता है। वाह। बहुत अच्छे। साथ चलते हैं सभी गिरिया की दीवार तलक, बहुत अच्छे। कब्र में कोई अज़ादार कहाँ जाता है। और जब कड़ी धूप मेरे जिस्म को झुलसाती है, हाशमी साहब, जब कड़ी धूप मेरे जिस्म को झुलसाती है, तब तेरा साया दीवार कहाँ जाता है। बहुत अच्छे। जीते जी इश्क का आज़ार कहाँ जाता है, बहुत अच्छे। जख्म भरकर भी मेरे यार कहाँ जाता है। बहुत खूब, क्या कहने, बहुत खूब, क्या कहने। इसी के साथ अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच सर। आपका शुक्रिया कि आपने दाद क्या कहने कह के दी है, जो एक प्रॉपर तरीका है। अब पास हो गई हूँ मैं। हाँ, बस जबरदस्त हो गया। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। सलामत रहे आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सो आप कहीं नहीं अभी दोनों हजरात जा रहे, इसलिए क्योंकि सायरा का भी शुक्रिया अदा करना है और फैज साहब को अपने अंदाज से इन्होंने ट्रिब्यूट पेश करनी। सायरा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। माजिबीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही हो मेरे रब की रज़ा रही हो, मेरे रब का हुक्म रहा तो इंशाल्लाह कल आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्र गुजारी पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले फैज़ अहमद फैज़ साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए, खराज तहसीन पेश करते हुए सायरा ताहिर। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल पे
वासना